अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रख रहे होंगे। चलें आज का हम लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं। आज का लेक्चर का टॉपिक है बॉर्न हैबर साइकिल। तो बॉर्न हैबर साइकिल डिस्कस करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्लियर होंगे तो आपको आसानी हो जाएगी बॉर्न हैबर साइकिल समझने में। सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की। लैटिस एनर्जी का जो मतलब है वो ये है कि जब आप कोई क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल बनता है, तो वो क्रिस्टल बनने के दौरान यानी आइंस आपस में डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो जब वो अरेंज होते हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होती है एनवायरनमेंट में। तो किसी भी क्रिस्टल के बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, आप उसको कहते हैं जनाब ये लैटिस एनर्जी है। और बुकिश डेफिनेशन इसकी जो है वो है कि वो एनर्जी जो किसी भी आयनिक सॉलिड को तोड़ने के लिए दरकार होती है, चाहिए होती है। ठीक है। अब जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। तो जितनी कम एनर्जी चाहिए होगी उतना कम स्टेबल होगा। तो ये लैटिस एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सेकंड है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि गैसियस हालत में यानी कोई एटम अगर गैस की सूरत में है और आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, तो जितनी एनर्जी आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देंगे वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, एंड सो ऑन। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करते हैं, तो जब कोई एटम गैसियस हालत में हो और आप उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन दाखिल करना चाहें, ये उल्टा होता है आयनाइजेशन का, यानी इलेक्ट्रॉन आप दाखिल करना चाहें तो उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको आप कहते हैं जनाब ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जनाब। डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि जब कोई आपके पास कंपाउंड है, जैसे एक क्लोरीन गैस है, उस क्लोरीन गैस को आप एटम में तोड़ना चाह रहे हैं, उसका बॉन्ड तोड़ना चाह रहे हैं, तो जितनी एनर्जी उस बॉन्ड के तोड़ने के लिए आपको चाहिए होगी वो उसकी डिसोसिएशन एनर्जी होगी। और उसकी जो डेफिनेशन है वो है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्योंकि ये एनर्जी आप दे रहे होंगे सिस्टम को, बाहर से सप्लाई कर रहे होंगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। सही है। और इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है जैसे जैसे कि बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है। और बॉन्ड स्ट्रांग कब होता है? जब दो एटम्स जो आपस में जुड़े हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा फर्क होता जाता है। ठीक है। अच्छा, सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है जनाब? ये वो एनर्जी होती है जो आप किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने के लिए आप दे रहे होते हैं। तो क्योंकि ये एनर्जी आप सिस्टम को दे रहे हैं तो इसलिए इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, और इसको एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन भी कहते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये वो एनर्जी होती है कि जब आप कोई कंपाउंड बनाने के लिए वो एनर्जी आप दे रहे होते हैं या आपको कंपाउंड बनने के नतीजे में मिल रही होती है, तो इसको आप हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ सूरतों में पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ सूरतों में नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं। हैसेस लॉ ऑफ हीट समेशन आपने पहले पढ़ा हुआ भी है, लेकिन छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। हैसेस लॉ ये कहता है कि जनाब अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में परफॉर्म हो रहा है या एक से ज़्यादा स्टेप में परफॉर्म हो रहा है, तो उस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए जितनी एनर्जी लगनी चाहिए उतनी ही एनर्जी लगेगी अगर आप उसको एक स्टेप में करें या एक से ज़्यादा स्टेप में करें। जैसे अगर हम यहाँ मिसाल को देखें जो हमने आपके सामने प्रेजेंट की हुई है, तो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यानी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, तो डायरेक्ट अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो आपको -393.5 किलो जूल की एनर्जी आपको मिल जाएगी। माइनस का मतलब सिस्टम से आपको मिल रही है। लेकिन अगर इसी कार्बन को पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करें और फिर इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करें, तो फर्स्ट स्टेप में जो एनर्जी आपको मिलेगी वो 110.5 किलो जूल होगी, और सेकंड स्टेप में ये 283 किलो जूल होगी। इन दोनों को आप कंबाइन करें तो लगभग आपकी
393.5 किलोजूल पर मोल की एनर्जी ही आपके पास मिलेगी। तो इससे साबित होता है कि एक रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए या जितनी एनर्जी आपको मिलती है, अगर उसको स्टेप वाइज करवाएं तब भी उसकी एनर्जी उतनी ही चाहिए होगी या उतनी एनर्जी ही आपको मिलेगी। तो इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जरिए को यहाँ पे आप वेरीफाई होता हुआ देख सकते हैं। बॉर्न हैबर साइकिल को 1919 में प्रपोज किया गया था और बॉर्न हैबर साइकिल का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं जब वो क्रिस्टल बनाते हैं तो उनकी लैटिस एनर्जी है उसको किसी तरह इवेल्युएट किया जाए। लैटिस एनर्जी को एक्सपेरिमेंटली इवेल्युएट करना इंतहाई मुश्किल है। या तो बहुत सारे लैटिस की एनर्जी को हम मालूम कर ही नहीं सकते या तो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं जनाब, हैसिस लॉ जो है उसने क्योंकि इन क्वांटिटीज़ को जो हमारी एनर्जी क्वांटिटीज है इनको एक अलजबरा की तरह बना दिया ना, बिल्कुल आसान कर दिया हमारे लिए। तो हम हैसिस लॉ को यूज़ करते हुए क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। तो हम एक मिसाल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, जो हमारा टेबल सॉल्ट है उसकी लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और ये जो तरीका है ये आप बाकी सॉल्ट्स के ऊपर अप्लाई करके उनकी लैटिस एनर्जी को भी मालूम कर सकते हैं। तो वो एनर्जी वैल्यूज जो आज तक हमें मालूम हो गई हैं, जिनको मालूम करना आसान है, उनको यूज करते हुए हम लैटिस एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं मिसाल की। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए सोडियम सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैस जब हम लेते हैं तो इसकी कुछ हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है रिएक्शन की। वो हीट ऑफ फॉर्मेशन जब चेंज हो जाती है तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है। हकीकत में ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता। सोडियम सबसे पहले आप सबलाइम करके ले जाएं उसको गैशियस फॉर्म में। तो सोडियम चला गया जनाब गैशियस फॉर्म में। अब इसके लिए जितनी एनर्जी वैल्यू आपको चाहिए उसको आप कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट एंड एंथैल्पी, जब आप किसी सिस्टम को हीट दें कांस्टेंट प्रेशर पे तो वो एंथैल्पी कहलाता है। तो मैं हीट ऑफ रिएक्शन कहूँ या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहूँ, दोनों का मतलब एक ही होगा। रिएक्शन यहाँ पे, रिएक्शन का जो प्रेशर है यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है जनाब, तो यहाँ जो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है वो हम दे देंगे तो सोडियम सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा गैशियस फॉर्म में। अब इस गैशियस सोडियम एटम में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी दे देंगे तो सोडियम कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जनाब, अब यहाँ होल्ड करते हैं इसको, दूसरी तरफ आते हैं। अब ये जो क्लोरीन गैस है, अगर ये क्लोरीन गैस की सूरत में ही रहे तो ये स्टेबल होती है, रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इस क्लोरीन गैस को सबसे पहले हम डिसोसिएट करवाते हैं क्लोरीन एटम में। तो इस क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन या एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको ये एंथैल्पी दी तो क्लोरीन एटम फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस क्लोरीन एटम में अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करना है, क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो जो सोडियम आयन बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो क्लोरीन ले लेता है और क्लोरीन लेने के बाद क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब आपके सिस्टम में गैशियस फॉर्म में सोडियम का गैटाइन है और गैशियस फॉर्म में क्लोराइड का एनाइन है। तो जब ये सोडियम कैटाइन और क्लोराइड एनाइन एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं क्रिस्टल बनाने के लिए, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं जिसको आप कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये जो भी एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी होगी। तो अगर हम इन तमाम वैल्यूज को सम कर लें तो ये बराबर होना चाहिए हीट ऑफ फॉर्मेशन के। तो चलिए आइए इन तमाम एनर्जी की वैल्यूज को हम देखते हैं। सब्लिमेशन ऑफ सोडियम यानी सोडियम को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है वो होती है 108 किलोजूल पर मोल। इसी तरह जो क्लोरीन गैस की डिसोसिएशन के लिए एनर्जी आपको चाहिए होती है वो होती है 120 किलोजूल पर मोल। सोडियम को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए वो है 502 किलोजूल पर मोल। इसी तरह से क्लोरीन का जो एटम है जब वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में दाखिल करता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो है -349 किलोजूल पर मोल। माइनस का मतलब ये है कि ये एनर्जी आपको मिलेगी
और इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे जनाब, कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वो आप एक्सपेरिमेंट से मालूम कर चुके हैं 411 किलो जूल पर मोल। यानी इस रिएक्शन के होने में, जो इस रिएक्शन के होने के नतीजे में जो एनर्जी आपको मिलती है वो होती है 411 किलो जूल पर मोल। तो अगर आप इन तमाम एनर्जी वैल्यूज को देखें, सोडियम को सबलाइम करना, फिर उसको आयनाइज करना, फिर क्लोरीन गैस को डिसोसिएट करना एटम के अंदर, फिर उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, और फिर उसकी जो भी लैटिस एनर्जी है, इन तमाम एनर्जी वैल्यूज को अगर हम प्लस करें तो वो बराबर आना चाहिए हीट ऑफ फॉर्मेशन के। जो भी प्रोसेसेस हमने देखे थे, उन तमाम प्रोसेसेस की एनर्जी वैल्यू हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होनी चाहिए। यानी दिस थिंग शुड बी प्लस्ड added into this thing, it should be added into this thing, it should be added into this thing, and should be added into this thing, and this whole addition should be equal to minus 411 किलोजूल पर मोल। तो हमने इस इक्वेशन के मुताबिक ये हमने लिख दिया है। तो जब ये इक्वेशन हमने सॉल्व की तो u की वैल्यू आ गई -792 किलोजूल पर मोल। तो ये जो 792 किलोजूल पर मोल की वैल्यू है, ये आपको सिस्टम एनर्जी दे रहा है। माइनस का मतलब है आपको एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे ये जो लैटिस एनर्जी है, ये लैटिस एनर्जी आपको बता रही है ये सोडियम क्लोराइड कितना स्टेबल है। ये लैटिस एनर्जी आपको बताती है स्टेबिलिटी के बारे में और किसी भी आयनिक कंपाउंड डिसोल्यूशन के बारे में, कि वो आयनिक कंपाउंड किन किन सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो सकता है। अगर जैसे मिसाल के तौर पे इस सोडियम क्लोराइड को हम किसी ऐसे सॉल्वेंट में डालते हैं कि जिसकी जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो इससे ज़्यादा हो, इस वैल्यू से ज़्यादा हो, तो ये सोडियम क्लोराइड उस सॉल्वेंट में हल हो जाएगा। अब सॉल्वेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब होता है कि जब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उस सॉल्वेंट में जो पार्शियल चार्जेस होते हैं ना, जैसे हम मिसाल दे दें कि अगर सोडियम क्लोराइड को हम डाल दें पानी के अंदर, तो पानी में दो पोल्स होते हैं ना, एक होता है हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव पोल, एक होता है ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव पोल। तो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव पोल अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगा, अरेंज करेगा और करीब ले आएगा सोडियम कैटाइन के। इसी तरह से जो पानी का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का पोल होता है, वो अपने आप को करीब ले आएगा क्लोराइड नेगेटिव आयन के, और इस तरह से अपने आप को तमाम पानी के मॉलिक्यूल्स अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये पार्शियल चार्जेस आपके आयनिक कंपाउंड के चार्जेस के करीब आते हैं ना, तो उसके करीब आने के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। इसको आप कहते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्योंकि पानी इन्वॉल्व है तो हाइड्रेशन, पानी के अलावा अगर कोई सॉल्वेंट होगा तो आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन कहेंगे। तो वो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अरेंज होने की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर वो एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हो, इतनी एनर्जी से ज़्यादा हो, तो क्या होगा, वो उस लैटिस को तोड़ देगा। उस लैटिस में जो आइंस हैं वो पूरे सॉल्यूशन में होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो जो एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, अगर वो लैटिस एनर्जी से कम हुई, तो क्या होगा, वो आयनिक कंपाउंड उस सॉल्वेंट में हल नहीं हो सकता, वो उसमें अनसॉल्यूट रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस पूरे लेक्चर को स्टडी करने के बाद हम कुछ सवालात आपके लिए छोड़ जाते हैं कि कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह के, जब सल्फेट्स कंपाउंड बनते हैं या फॉस्फेट्स से कंपाउंड बनते हैं तो वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल से? अगर आपने मेरा लेक्चर गौर से सुना हो तो इसकी वजह आप बता सकेंगे बड़ी आसानी से। दूसरी जो बात है, जो काम आपको करना है, वो बॉर्न हेबर साइकिल आपको बनाना है कुछ कंपाउंड्स का, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और ये बताना है आपको कि ये पानी में सॉल्युबल हो भी सकेंगे या नहीं। तरीका वही होगा बॉर्न हेबर साइकिल का, वो जो सॉलिड होगा मेटल वो सबलाइम होगा, फिर वो आयनाइज होगा, जो गैस होगी वो सबसे पहले डिसोसिएट होगी, फिर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी, फिर वो जो आइंस बनेंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे और वो लैटिस एनर्जी आप शो कर देंगे। और उनकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो आपको सब हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज, ये तमाम वैल्यूज आपको लिटरेचर में, बुक्स में, इंटरनेट पे बड़ी आसानी से अवेलेबल है।
तो आप इनको देखिए, कोशिश कीजिएगा खुद से करें, इंटरनेट से देख के नहीं छापें, इधर उधर से देख के कॉपी ना करें, वरना आपके लिए एग्जाम में शायद मुश्किल हो जाए। तो कोई भी आपको, अगर आप खुद से ट्राई करते हैं तो कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में डिस्कस कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।